अगस्त 6, 1945 हिरोशिमा में एक बॉम्ब गिरता है एंड इन दैट वन इंस्टेंट एन एंटायर सिटी डिसअपीयर। 70,000 पीपल डाई इमीडिएटली। लाखों और लोग सफर करते हैं। देयर स्किन गेट्स बर्न्ड ऑफ। उनके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। रेडिएशन सिकनेस से वो धीरे धीरे मरते हैं। ये एक मोमेंट था जब एंटायर वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि साइंस किस हद तक पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी की पावर कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इस वेपन की पावर इतनी स्ट्रांग थी कि हिरोशिमा में एक कॉन्क्रीट वॉल थी, उस वॉल के स्टोन स्टेप्स के ऊपर एक आदमी बैठा था। जब वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उस पर्सन की बॉडी इंस्टेंटली वेपराइज हो गई। टेम्परेचर वाज सो हाई कि उसका फ्लैश इमीडिएटली स्टीम में बदल गया। लिटरली नथिंग वाज लेफ्ट, बोन्स भी नहीं, फ्लैश भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब उस वॉल पे एक मॉन्यूमेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसकी शेडो जो उस वॉल पे इम्प्रिंट हो गई। अगर आप हिरोशिमा जाएंगे तो आपको हजारों ऐसे दीवारें मिलेंगी जहाँ ऐसी शेडो बनी हुई है और हर एक शेडो की अपनी अलग कहानी है। जब आप वहाँ खड़े होते हो, उन शेडोज को देखते हो, तो एक डार्क क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, क्या हमने सच में ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली इरेज कर सकता है? एंड इफ वी हैव, तो कौन डिसाइड करेगा कि इसका यूज कब होगा, किसके खिलाफ होगा, किसकी अथॉरिटी में होगा? ये सवाल सिर्फ फिलोसफिकल नहीं रहा, ये सडनली एक रियल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बन गई। बिकॉज अब दुनिया में एटॉमिक पावर है और जिनके पास ये पावर है वो डिसाइड कर दिए कि बाकी कंट्रीज के साथ क्या होगा। हु गेट्स टू स्पीक, हु गेट्स टू नेगोशिएट, इसमें अब बॉम्ब का थ्रेट है। ये रियलाइज करते ही एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक सिंबॉलिक थिंग क्रिएट किया कॉल्ड डूम्सडे क्लॉक। ये एक मेटाफोरिकल क्लॉक है जो रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमैनिटी कितने करीब है टोटल डिस्ट्रक्शन के। मिडनाइट मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म, जीरो सर्वाइवल रेट। और क्लॉक की नीडल जितनी मिडनाइट के करीब हो उतना ज्यादा डेंजर में है ह्यूमैनिटी। 1945 में जब हिरोशिमा बर्न होता है, ये नीडल सिर्फ 7 मिनट दूर थी मिडनाइट के, मतलब सिर्फ 7 मिनट दूर टोटल ह्यूमन एनहाइलेशन का। सोचो इस बात को, दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। एक रॉन्ग डिसीजन, एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिसाइल लॉन्च और सब कुछ खत्म। इसी टाइम पीरियड में भारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग हो रही थी। भारत का एक यंग साइंटिस्ट जो कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ था, ये सब देख रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया फॉर्म हुआ, एक रेडिकल आइडिया, एक विजन जो बदलने वाला था पूरे भारत का फ्यूचर। उस साइंटिस्ट का नाम था होमी जहांगीर बाबा। और जब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा तो आपको सरप्राइज होगा कि क्यों ये नाम इतना अंडररेटेड है भारत के एंटायर मॉडर्न साइंस के रूट से। सारी ब्रांचेस जो निकली है, विक्रम साराभाई का स्पेस प्रोग्राम, कलाम सर का मिसाइल प्रोग्राम, सब कुछ की नींव होमी बाबा के विजन से निकली है। वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रैंडफादर फिगर है भारत के साइंस प्रोग्राम में। 1943 में जब होमी बाबा भारत वापस आए तो उन्होंने एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन करी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब दुनिया भर के देश न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन की तरह देख रहे थे, अमेरिका वाज बिल्डिंग मैनहट्टन प्रोजेक्ट सीक्रेटली, तब होमी बाबा का मानना था भारत को बॉम्ब और वेपन नहीं चाहिए, भारत को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक कैपेबिलिटी चाहिए। ये कैपेबिलिटी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए होगी, ये कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगी, ये कैपेबिलिटी एजुकेशन में यूज होगी। बाबा को पता था कि भारत जब आजाद होगा तो उसको एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन चाहिए होगा। फिर 1945 के आसपास जब जापान सरेंडर कर रहा था, तब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था, बाबा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये सिर्फ एक लैब नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। भारत के लिए एक डिक्लेरेशन थी कि हम भी साइंस में कटिंग एज होंगे, हम भी इनोवेटिव होंगे। और सपोर्ट कहाँ से मिला भारत को? जे.आर.डी. टाटा से। टाटा ग्रुप के एक विजनरी लीडर जे.आर.डी. टाटा से मिलकर होमी बाबा को उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखा। टीआईएफआर एक अलग ही लेवल पर था, प्योर फंडामेंटल रिसर्च के लिए था, नो इमीडिएट बिजनेस एप्लीकेशन, नो प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ हम दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। 1947 में भारत आजाद होता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1947 में भारत के रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉवर्टी है भारत में, हंगर है, डिजीज है, इलिटरेसी है, सब कुछ डिमांड कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री का इमीडिएट अटेंशन। पार्टीशन के बाद एक ब्रोकन कंट्री को फिक्स करना नेहरू जी की प्रायोरिटी थी। नेहरू ने उस टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करी। उनको समझ आया कि अगर भारत इन प्रॉब्लम को सिर्फ इमीडिएट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो भारत हमेशा किसी न किसी देश पर डिपेंडेंट रहेगा और स्ट्रगल करेगा। उनको समझ आया कि अगर भारत सच में एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो साइंस में इन्वेस्ट करना चाहिए भारत को, और भाभा का विजन ठीक वही है जो भारत का होना चाहिए। तो नेहरू ने सपोर्ट दिया भाभा को, सिर्फ फंड से नहीं, एक मोरल सपोर्ट भी दिया। नेहरू ने मैसेज दिया कि न्यूक्लियर साइंस भारत के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के फ्यूचर का एक पाइवट हिस्सा है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्या भाभा ने सोचा था भारत एक दिन बॉम्ब बनाएगा? शुरुआत में प्रोबेबली नहीं। उनकी विजन थी एनर्जी की, क्लीन पावर की, सेल्फ सफिशिएंसी की। लेकिन वो स्मार्टली अंडरस्टैंड कर रहे थे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। एक सेम नॉलेज जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है वो वेपन भी बना सकती है। और यही आता है एक बहुत क्रूशियल फिलोसफिकल डिसीजन। भाभा को पता था कि दुनिया के सभी मेजर पावर एक सेम पाथ पर चल रहे हैं। सबने पहले बॉम्ब बनाए, अमेरिका हो, रशिया हो, सबने वेपन डेवलप किए।
लेकिन बाबा ने एक अलग स्ट्रेटेजी सोची। उनकी स्ट्रेटेजी थी एनर्जी फर्स्ट की। लेट्स बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट, लेट्स डेवलप अ रोबस्ट साइंटिफिक इकोसिस्टम, लेट्स ट्रेन अवर पीपल, लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी डीपली बिहाइंड इट, एंड देन इफ द सिचुएशन डिमांड, इफ द जियोपॉलिटिक्स रिक्वायर्ड, देन वी विल थिंक अबाउट कैपेबिलिटी ऑफ वेपन्स, बट दैट्स नॉट अवर प्राइमरी गोल। ये एक रेडिकल चॉइस थी, क्योंकि वेपन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। आप कंसंट्रेटेड एफर्ट से कुछ साल में बम बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये डिकेड्स की कमिटमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीपल हो, इंस्टीट्यूशन हो, प्रोसेसेस हो, आपको सब कुछ बिल्ड करना पड़ता है बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन बाबा की सोच थी कि ये लॉन्ग टर्म बेटर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एनर्जी से भारत को एक्सपीरियंस मिलेगा एंड देन अगर जरूरत पड़ी तो कैपेबिलिटी डेवलप होगी। 1950s और 60s में भारत प्योर न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस कर रहा था। AIFR में रिसर्च हो रही थी, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ट्रेन हो रहे थे, रिएक्टर बन रहे थे, कनाडा और अमेरिका से टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन भारत को मिल रहा था। ये एक स्लो बट स्टेडी पाथ था एनर्जी जनरेशन का, न्यूक्लियर के एक पीसफुल यूज का। और भाभा का आइडिया था कि 10, 15, 20 साल तक भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू मैसिव सक्सेस मिलेगी। उनको लग रहा था कि न्यूक्लियर के थ्रू भारत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक कैपेबिलिटी भी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उतनी लीनियर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। 1960 में चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया। 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई। सडनली भारत को रियलाइज हुआ नेबरिंग पावर के पास एटॉमिक वेपन है। ये थ्रेट रियलिटी बन गई थी। दिस चेंज द डायनेमिक्स ऑफ एशियन पॉलिटिक्स। और यही आता है अगला चैप्टर, इंदिरा गांधी का एरा। नेहरू के बाद उनकी डॉटर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और ये वो मूवमेंट था जब भाभा के एनर्जी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को टेस्ट किए जाने। क्या भारत अपना बॉम्ब बना सकता है? क्या भारत के पास करेज है? 1974 में पोखरान होता है। ये वो जगह है जहां भारत अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है और होमी भाभा की 20 साल की प्रिपरेटरी वर्क फाइनली सफल होती है। लेकिन ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, ये है भारत का डिक्लेरेशन, भारत का अराइवल एक ग्लोबल स्टेज पर। ये एक स्टोरी है इमेजिनेशन की, करेज की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे इंदिरा गांधी ने इस विजन को आगे लेके गए, कैसे होमी सेतना ने अपनी गर्दन जमीन पे रखी और कैसे 1974 का पोखरान टेस्ट हुआ, कैसे इंटरनेशनल प्रेशर झेला भारत में, 1998 में अटल जी की बहादुरी। बट फॉर नाउ बस ये याद रखो, जब तुम हिरोशिमा की उन शेडोज को देखते हो, वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, वो एक रिमाइंडर भी है कि पावर विदाउट विजडम डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन विजडम विद पावर वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। एंड होमी भाभा ने वही करके दिखाया।